अब आज हम लोग देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि मोटर की गति नियंत्रण कैसे करेंगे। तो उसमें आप लोगों ने देखा कि क्षेत्र नियंत्रण विधि तक आप लोगों ने देखा। अभी दो हम लोगों की विधियां रह गई थी, क्षेत्र नियंत्रण के बाद आर्मेचर नियंत्रण विधि और वोल्टेज नियंत्रण विधि। तो इस क्लास में हम लोग जो है आज देखते हैं आर्मेचर नियंत्रण विधि। तो ये लिखा हुआ आर्मेचर नियंत्रण विधि। अब आर्मेचर नियंत्रण विधि में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है हम लोगों का शंट फील्ड वाइंडिंग ऐसे ही रहने देंगे और इस आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आर्मेचर का यही जो है देखिए ना, ये हमें जो है IA और RA को बदलना, यही है वोल्टता पाथ, V को बदलना। तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, ऐसे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐसे लगा दें, यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग जो है ये ऐसे और ऐसे इसमें कनेक्ट कर दें। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का एक तरह से रेगुलेटर। ये क्या हो गया, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, इसे कहेंगे हम लोग रेगुलेटर। श्रेणी क्रम में जुड़ गया आर्मेचर। अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग इसका मान घटाएंगे बढ़ाएंगे, वैसे ही क्या होगा कि हमारा जो है रेजिस्टेंस इस RA के साथ जो है जुड़ जाएगा। तो कुल रेजिस्टेंस का मान इसका बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाएगा तो हमारा वोल्टेज पाथ बढ़ जाएगा। ये जब बढ़ जाएगा तो हमारे मोटर की गति कम हो जाएगी। बोलिए भाई। तो यही है आर्मेचर नियंत्रण विधि। आर्मेचर नियंत्रण विधि में हम लोगों ने पढ़ा कि यहां से बेटा कि N समानुपाते है, N समानुपाते V माइनस IA/R, यही है, यही आर्मेचर, ये है आर्मेचर वोल्टता पाथ। ये क्या है, आर्मेचर वोल्टता पाथ, क्योंकि V बराबर होता है V बराबर IR। इतना वोल्टेज ये खा रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और इसका मान जितने ज्यादा होगा उतने मोटर की गति कम होगी। तो यही पॉइंट्स आपको लिखाई गई कि आर्मेचर में वोल्टता पाथ IA/RA का मान जितना अधिक होता है मोटर की गति उतना कम होती है। फिर आपने कहा वोल्टता पाथ IA/RA का मान जितना कम होगा मोटर की गति उतना अधिक होगी। क्लियर है। फिर आपने कहा कि भाई ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आर्मेचर के देखिए ना श्रेणी क्रम एक जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और जब श्रेणी क्रम में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देंगे तो उसे हम लोग कहेंगे रेगुलेटर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेगुलेटर, ये हो गया आपका रेगुलेटर। अब इसको हम लोग कम ज्यादा करेंगे तो इसमें आने वाली धारा IA भी कम ज्यादा होगी, और ये रेजिस्टेंस रेगुलेटर का और इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से बढ़ जाएंगे, जिससे हमारा जो है यहाँ पर वोल्टता पाथ जो है बढ़ जाएगा और मोटर की गति कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, रियास्टिक कंट्रोल मेथड। क्या कहते हैं, तो यही हम लोग, ये रियास्टेड है, यही वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यही रेगुलेटर है, और इसके माध्यम से हम लोग वोल्टता पाथ को नियंत्रित कर रहे हैं। तो आपने लिखा कि भाई जब हम लोग ऐसे इसको नियंत्रित करेंगे
तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो है मोटर की दक्षता बुरी तरह प्रभावित भी होगी, मोटर की जो है पावर भी घटेगी, ये सब सारी बातें होंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इस पर, किस पर, वोल्टेज नियंत्रण। कौन सा? वोल्टेज कंट्रोल मेथड पर हम लोग चलते हैं। वोल्टेज कंट्रोल मेथड, तो ये 3 प्रकार का है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। पहला हम लोग लेते हैं इनपुट रेजिस्टेंस मेथड। कौन सा मेथड? हाँ बेटा, तो अब चलिए इनपुट रेजिस्टेंस मेथड, ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस मेथड। पहला हो गया इनपुट रेजिस्टेंस मेथड। अब इनपुट रेजिस्टेंस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि ये आर्मेचर को डायरेक्ट ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ पर हम लोग जो है एक लगा देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा, ऐसे लगा दिया और ऐसे लगा दिया, और ये सप्लाई का तार जो है हम लोग जो है इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इसी को हम लोग जो है घटाएंगे बढ़ाएंगे, चाहे जैसे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिया। अब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बेटा श्रेणी में जब जुड़ गया, ये हो गया रेगुलेटर। अब इसका मान हम लोग कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ से सप्लाई वोल्टेज ही हमारा कम और ज्यादा होगा, बोलिए ना। यही हो गया इनपुट रेजिस्टेंस मेथड। हम लोगों ने परिपथ में एक जो है रेजिस्टेंस डाल दिया, आपने लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज के बीच में एक जो है वेरिएबल प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका रेगुलेटर, बोलिए ना, रेगुलेटर क्या काम करता है? हाँ, तो ये जो है, लेकिन बड़ी मोटरों में नहीं, केवल छोटी मोटरों में आपने लिखा कि यही है रेगुलेटर। इसी का मान आप कम ज्यादा करेंगे तो यहाँ से जाने वाली सप्लाई वोल्टेज का मान कम और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ से जाने वाली धारा आई कम हो जाएगी। अब इधर जो धारा जाएगी आई, वो क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस कम कर देगी, ठीक है ना। और जो यहाँ से वोल्टेज भी जाएगा, भी बराबर होता है आई आर। तो जब आपने रेजिस्टेंस डाल दिया, ये बढ़ गया और धारा आई भी घट गई, तो हमारा कुल मिला के वोल्ट कम हो जाएगा। तो इस तरह से सप्लाई वोल्टेज भी को हम लोग नियंत्रित कर देते हैं। क्या है? बीच में जो है सप्लाई वोल्टता के बीच में एक हम लोग रेगुलेटर लगा देते हैं, यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिससे हमारी सप्लाई वोल्टता का मान माने घट जाता है, कम हो जाता है, और प्लस जाने वाली धारा मोटर के अंदर, ये सारी व्यवस्था तो आपके मोटर के अंदर है, तो मोटर में जाने वाली धारा का मान कम हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे जो है सीधे हम लोग पढ़े हैं कि यन समान अनुपाते है, क्या यन समान अनुपाते भी है, अतः हमारा जो है भी कम हो गया तो मोटर की गति कम हो गई, ठीक है। और अगर भी को बढ़ा दें बेटा, इसको यहाँ से हटा दें, यहाँ डायरेक्ट लगा दें यहाँ पर, तो अब सप्लाई यहाँ से जाने लगेगी, और इस भी को अगर बढ़ा दें वोल्टेज, तो हमारा जो है मोटर की गति जो है और बढ़ जाएगी। जैसे हम लोगों के घरों में देखे हैं कि सप्लाई वोल्टेज का मान बढ़ता है तो पंखे की स्पीड बढ़ जाती है, बल्ब तेज चमकने लगता है, और जैसे ही सप्लाई घटती है तैसे पंखे की स्पीड डाउन। पंखा क्या है? सिंगल फेज मोटर, छोटा मोटर। तो ये फ्रैक्शनल हार्स पावर में बनाई गई, माने 80 वाट 100 वाट ऐसे बनाई जाती हैं। तो अमूमन जो है हम लोग जो है बेटा जो बिलो
1 HP से बिलो रहती हैं उन्हें हम लोग जो है फ्रैक्शनल हार्स पावर वाली मोटरें करते हैं, छोटी मोटरें करते हैं। तो पंखे वगैरह में अति छोटी मोटरें लगती हैं। टेबल फैन है, सीलिंग फैन है, ब्लोअर है, इन सब में जो है छोटी मोटरें लगती हैं। तो इस विधि द्वारा जो है हम लोग जो है छोटी मोटरों का, ठीक है ना, नियंत्रण करेंगे। बड़ी मोटरों का नियंत्रण नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी मोटरों का नियंत्रण करेंगे तो पावर P बराबर VI होता है। ये भी कम हो गया तो आपकी गति तो कम हो गई, लेकिन V कम हो गया तो पावर भी कम हो गई। पावर कम हो गई तो दक्षता भी क्या होगी, हाँ, कम हो जाएगी। और मोटर जो ओवरलोड होके चलने लगे, भारित होके चलने लगे, ठीक है ना, ये सब कमियां आएगी। तो इस तरह से हम लोग जो है इस विधि का प्रयोग जो है वोल्टेज नियंत्रण वाला जो इनपुट रेजिस्टेंस विधि का प्रयोग बड़ी मोटरों में नहीं करते हैं, केवल छोटी मोटरों में बेटा, वो भी जो है सिंगल फेज की जो माने AC मोटरें हैं उनमें, अथवा DC की छोटी मोटरों में हम लोग जो है इस विधि का प्रयोग करेंगे। ये सब सारी बातें आपको लिखाई गई हैं। इसमें जो है ऊपर की भी गति सामान्य से और नीचे की गति भी प्राप्त की जाती है। वोल्टेज बढ़ा देंगे, सामान्य से भी गति बढ़ जाती है, ठीक है। वोल्टेज घटा देंगे तो सामान्य से नीचे की भी गति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। दूसरा का आपने लिखा मल्टी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो इसमें मल्टी वोल्टेज कंट्रोल मेथड, चलिए लिख लेंगे। तो कंट्रोल मेथड में क्या है कि इसमें जो है इसको अलग से हम लोग जो है फील्ड को अलग से उत्तेजित करेंगे। फील्ड को क्या करेंगे, ज्यादा इसे हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो फील्ड का उत्तेजन हम लोग अलग से करेंगे। अब ये मोटर ऐसे बन जाएगी। अब यहाँ से हम लोग इसे एक्साइट करने के लिए DC सप्लाई देंगे। यहाँ से DC सप्लाई देंगे V वोल्ट की, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे और ये हमारा जो है फील्ड उत्तेजित होगा, जिससे फ्लक्स निकलेगा बेटा फाई। और हम लोग जो है आर्मेचर को ही केवल नियंत्रित करें, ठीक है ना। तो मल्टी वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अब यहाँ से हम लोग जो है वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे और वो सीधे आर्मेचर के ही खाली, अभी आप वैसे कंट्रोल कर रहे थे तो इसमें भी फर्क पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज बराबर, यहाँ का वोल्टेज बराबर, यहाँ का वोल्टेज तो सब जगह घट रहा था। अब केवल करेंगे क्या कि इसको अलग से सप्लाई देंगे। देने के लिए हम लोग बैटरी लगाएंगे अथवा शंट जनरेटर लगाएंगे, DC शंट जनरेटर, इसका जैसे पृथक उत्तेजित उस टाइप से। तो फील्ड वाइंडिंग का हम लोग अलग से उत्तेजन करेंगे, अलग से व्यवस्था करेंगे। और इसमें जो है हम लोग ऐसे रेगुलेटर लगा के और मल्टी जो है वोल्टेज देंगे। कभी भाई 200 दिया, कभी 210 दिया, कभी जो है 190 दिया, ऐसे विभिन्न वोल्टेज यहाँ पर ये रेगुलेटर के माध्यम से वोल्टेज को नियंत्रित कर ले। तो ऐसे विभिन्न गतियाँ हम लोग प्राप्त करेंगे। लेकिन वही जो आपने कहा कि सेम वैसे जो पहली वाली विधि थी इनपुट रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है ना, अथवा निवेशित वेरिएबल रेजिस्टेंस कहेंगे हिंदी में, तो उसी से ये भी विधि मिलती जुलती है। अतः उसका जैसे बड़ी मोटरों में प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे इसका भी जो है बहुत कम ही, अति सीमित इसका प्रयोग, बहुधा नहीं, ठीक है। और तीसरा आपने लिखा वार्ड लियोनार्ड। तो वार्ड लियोनार्ड विधि द्वारा बेटा हम लोग जो है
माने मल्टी रेंज में चलते हैं, 0 से लेके और जो उसकी अधिकतम गति है वहाँ तक किसी भी रेंज में हम लोग इसे चला सकते हैं। इसकी वेलोसिटी 0 भी कर सकते हैं, 10 आरपीएम, 20 आरपीएम, 100, 200, 500, 1000 ऐसे कुछ भी कर सकते हैं और किसी पर भी स्थायी गति पर नचा भी सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन यह विधि बहुत महंगी है। एक मोटर को नियंत्रित करने के लिए हमें दो दूसरी भी मोटर लगानी पड़ती है और एक जनरेटर भी लगाना पड़ता है। इसलिए इस विधि का वार्ड-लियोनार्ड विधि का भी प्रयोग जो है सामान्य परिस्थितियों में हम लोग नहीं करते हैं। विशेष परिस्थितियों में आप लोगों ने लिखा कि कोयले की खानों में और रोलिंग मिलों में करते हैं। रोलिंग मिल वही है जहाँ पर कि हम लोग स्टील का उत्पादन करते हैं, बेल कर उसे चादर के रूप में फैलाते हैं, वही है रोलिंग। ऐसे जगहों पर हम लोग जो है इस विधि का, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें जो है बारीक जो है बेटा गति की ज़रूरत है कि गति में बहुत ज़्यादा जो है हमें वेरिएशन न होने पावे, तो वहाँ पर फिर वार्ड-लियोनार्ड विधि का प्रयोग करें। तो है क्या ये विधि, तो उसको समझ लीजिए। इसको मिटाते हैं। है तीनों ये जो है वोल्टेज नियंत्रण विधि के भाग। तो चलिए वार्ड-लियोनार्ड विधि देखते हैं हम लोग। ये कौन सी है बेटा, तो वोल्टता नियंत्रण विधि। वोल्टता नियंत्रण विधि है भाई। एक बेटा डीसी बस बार ले लेंगे हम लोग। ये मोटर हम लोगों की M1 हो गई। ये हम लोगों का जनरेटर हो गया। ये जनरेटर हो गया, लिख लीजिएगा। ये बेटा कपलिंग द्वारा जुड़ गई। किसके द्वारा? हाँ, मैकेनिकल कपलिंग द्वारा दोनों के धुर्रे साथ जोड़ दिए। ये हो गया कम्यूटेटर बेटा। ये क्या हो गया? कम्यूटेटर हो गया। और ये हो गया कार्बन ब्रूस। ये इसका कम्यूटेटर हो गया इस मोटर का। ये हो गई मोटर M2। इसी की गति नियंत्रित करनी, इसी मोटर की गति को नियंत्रित करना। मोटर M2 की गति
नियंत्रित करने। ये हो गया कार्बन ब्रूस बेटा, सप्लाई यहां चली गई ऐसे, ब्रूस B1 हो गया, ये B2 हो गया ऐसे। ये आर्मेचर में सप्लाई चली गई, ये हो गया आपके क्या हो गया, ये C से हो गया ये कम्यूटेटर। अब बेटा हम लोग कनेक्शन कर देते हैं इसी मोटर की गति। ये आपका शाफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये मोटर का शाफ्ट है। ऐसे कर देते हैं। चलिए एक स्विच ऐसे यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ से जो है ऐसे कर दिया और यहाँ से ऐसे। ठीक है भाई। ये बेटा इसका टर्मिनल बॉक्स हो गया, ये यहाँ पर आके जुड़ गया। ये मोटर जो M1 है बेटा, ये इस जनरेटर के लिए ये प्राथमिक चालक है। ये क्या है, एक तरह से प्राथमिक चालक है अथवा प्राइम मूवर का काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे यहाँ से बेटा बस बार से, डीसी बस बार से सप्लाई दी जा रही है। अब ये मोटर चलेगी, इससे जनरेटर को चलाएगी। जनरेटर हमारा क्या है, इसके सिरे Z1 व Z2 बना दिया। ऐसे जोड़ दिया। ये हो गया रिवर्सिबल स्विच। ये क्या हो गया, RS, ये रिवर्सिबल स्विच हो गया। और ये आपका हो गया रेगुलेटर। क्या हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, रेजिस्टेंस, जिसे कहेंगे रेगुलेटर। चलिए ठीक है, ऐसे कर। यहां पर भी हम लोग जो है
ये हो गई हमारी वार्ड लियोनार्ड विथ। ये जनरेटर हमारा जो है बेटा, ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? हाँ, ये फील्ड वाइंडिंग है। और इस फील्ड वाइंडिंग का देखिए ना, उत्तेजन अलग से करना, बस बार से करना, स्वयं इसी की सप्लाई से नहीं हो रहा। ठीक है ना? माने ये कैसा है? हाँ, पृथक उत्तेजित है, सेपरेटली एक्साइटेड। एक ऐसा फील्ड वाइंडिंग है, हाँ, सेपरेटली या सेपरेट एक्साइटेड। कैसा है? सेपरेट एक्साइटेड। माने बस बार से सप्लाई केवल फील्ड वाइंडिंग में आ रही है, इसके उत्तेजन को ये हम लोग कम ज्यादा करें, और कम ज्यादा करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दें। रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तो फ्लक्स का मान जो है कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। और जब फ्लक्स बेटा इससे परिवर्ती डी फाई निकलेंगे, परिवर्ती फ्लक्स निकलेंगे, तो इससे जो प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, E बराबर फाई ZNP अपॉन 60A, ये वोल्टेज हमारा बदल जाएगा। इस फाई के बदलने से, इस मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के बदलने से हमारा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E बदल जाएगा। तो यहाँ का जो है बेटा, कम्यूटेटर से जाने वाला सप्लाई वोल्टेज भी क्या होगा? बदल जाएगा। सप्लाई वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? वो बदल जाएगा। तो ये बदलेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF जिसे कहते हैं, ये बदलेगा। और इसके बदलने से क्या हो जाएगा? हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बदल जाएगा। और जब भी बदल जाएगा तो अभी आपने कहा कि N समानुपाते V है, V कम हो जाएगा तो N कम हो जाएगा, V बढ़ जाएगा तो N बढ़ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बाबू? हाँ बेटा, जब जनरेटर का विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज, ये भी क्या है? एक तरह से टर्मिनल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ये हमारा क्या है? सप्लाई वोल्टेज भी बदल जाएगा। और भी बदल जाएगा तो यहाँ से मोटर की गति बदल जाएगी। इसमें जाने वाला देखिए ना, V जो है यहाँ हम लोग कम्यूटेटर से जो है जोड़ दिए। अब ये कम्यूटेटर सीधे जो है इसके आर्मेचर में सप्लाई देगा। ये कहाँ सप्लाई जा रही है? हाँ, ये सीधे आर्मेचर में जा रही है। बकिया इसका भी जो है फील्ड का उत्तेजन हम लोग जो है इस सप्लाई बस बार से कर रहे हैं। तो इसका उत्तेजन अब देखिए नियत रहेगा। इसका उत्तेजन क्या रहेगा? हाँ, इसका उत्तेजन नियत है, फिक्स है। इसके उत्तेजन को हम लोग नहीं घटा बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर तो हम लोग जो है रेगुलेटर लगा दिए हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस पोस्ट में रेगुलेटर लगा दिए हैं। तो इसके मान को कम ज्यादा करेंगे तो इसमें आने वाली धारा का मान इस फील्ड वाइंडिंग में कम ज्यादा होगा, जिससे हमारा परिवर्ती फ्लक्स निकलेगा। और इस फ्लक्स के कम ज्यादा होने से इस जनरेटर में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल घटेगा बढ़ेगा। और जब ये हमारा विद्युत वाहक बल घटेगा बढ़ेगा तो इस जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज भी बदलेगा, घटेगा बढ़ेगा। और वो टर्मिनल वोल्टेज फिर हमारा जो है मोटर के कम्यूटेटर के माध्यम से उसके आर्मेचर में जाएगा। तो जैसे यहाँ आर्मेचर में बेटा हमारा वोल्टेज जो है कम ज़्यादा जा रहा है, तो मोटर की गति इस फार्मूले से जो है कम और ज़्यादा हो रही है। इस तरह से हम जो है मोटर M2 की गति को कम और ज़्यादा कर लें। सप्लाई वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है ना। उत्तेजन अगर इसका बढ़ा दिए आपने
तो ये इसका मान बढ़ जाएगा तो V का मान बढ़ जाएगा तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। आपने रेजिस्टेंस का मान बढ़ा दिया, धारा का मान घट जाएगा तो फ्लक्स घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फाई समानुपाते आई होता है। तो ये फाई घट जाएगा तो हमारा जो है ई घट जाएगा, ई घट जाएगा तो वोल्टेज घट जाएगा, तो मोटर को कम वोल्टेज जनरेटर देगा। ठीक है ना। आई वाली कपलिंग है, ई वाली क्या है, ये कपलिंग द्वारा दोनों जुड़े। ठीक है। यानी मोटर जो है प्राथमिक चालक है, वो इस जनरेटर को नचा रही है, लेकिन जनरेटर अपने ही डीसी सप्लाई से अपने चुंबकों का उत्तेजन नहीं कर रहा है, ये सेपरेटली एक्साइटेड। फील्ड वाइंडिंग में देखिए अलग से सप्लाई आ रही। इस तरह से हम लोग फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगा के बेटा कम ज्यादा करेंगे, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कम ज्यादा होगा। अतः इस जनरेटर से निकलने वाला सप्लाई वोल्टेज का मान कम ज्यादा होगा और वो इनपुट हो जाएगा मोटर M2 में। इस तरह से मोटर M2 के आर्मेचर में, जैसे यहाँ आर्मेचर में वोल्टेज कम ज्यादा जा रहा है और इस मोटर की गति कम ज्यादा हो रही है, वैसे इसकी भी गति अब कम ज्यादा हो रही है। क्लियर हो गया। दूसर का क्या करेंगे, ये रिवर्सिबल स्विच लगाएं। कौन सा स्विच, हाँ RS मतलब रिवर्सिबल स्विच। ये रिवर्सिबल स्विच क्या कर रहा है, देखिए कभी सप्लाई आप इधर से लाके ऐसे डाल रहे हैं, फिर घुमा के चेंज कर देंगे तो सप्लाई अब इस माध्यम से ऐसे होकर फिर इधर से होकर इधर जाने देंगे। तो हमारे इसे जो है देखिए ना, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी। फील्ड वाइंडिंग की पोलरिटी हमारी चेंज हो जाएगी। पोलरिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ की पोलरिटी चेंज हो जाएगी, और जैसे पोलरिटी चेंज हो जाएगी मोटर क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगी। हम लोग जानते हैं कि चाहे हम लोग बेटा क्षेत्र फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन बदल दें अथवा आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन अथवा ध्रुवता पलट दें, तो मोटर के घूमने की दिशा विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये तो नचाएगा एक ही स्पीड पर, यहाँ से हम लोग गति को कम ज्यादा नहीं करेंगे। ये तो मोटर एक ही गति पर इसे नचाती रहेगी। केवल यहीं से रिवर्सिबल स्विच द्वारा हम लोग जो है इसके जो है फील्ड वाइंडिंग की ध्रुवता पोलरिटी बदलेंगे, जिसके कारण इस मोटर की जो है नाचने की गति क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज होती रहेगी। इस तरह से मोटर की गति हम लोग 0 से लेके और नॉर्मल स्पीड जो भी है, नॉर्मल स्पीड के बीच में कोई भी हम लोग जो है गति प्राप्त कर सकते हैं, और किसी भी गति पर जो है हम लोग स्थिर गति भी उसे एकदम थोड़ा भी वेरिएशन। लेकिन है क्या कि इतने सारे इक्विपमेंट लगे, एक तो महंगा हो गया, फिर ये इसके कारण भी भाई दक्षता कुछ न कुछ घटेगी इसके कारण, क्योंकि सब में लॉस होना। अभी अकेले एक मोटर का लॉस था, अब इस मोटर का भी लॉस, मान लीजिए मोटर की दक्षता 85% है तो 15% लॉस ये भी कर रही है। फिर इस जनरेटर की भी दक्षता ऐसे 85% के करीब होगी तो 15% लॉस इसने भी किया, इसने भी 15, तो कुल मिला के जो है बहुत लॉस बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपने कहा कि ओवरऑल जो है इस विधि की दक्षता जो है इफिशियंसी जो है काफ़ी कम प्रभावित करती है लॉसेस के कारण। और तीसरा जो आपने कहा कि भाई एक मोटर को खाली नियंत्रित करने के लिए, इसकी गति को नियंत्रित करने के लिए एक मोटर भी लगाई और एक जनरेटर भी लगाई। बताओ एक मोटर की गति को नहीं, इतने सारे इक्विपमेंट लगाने पड़े और फिर उनको सप्लाई भी ऐसे दीजिए। तो इस तरह से ये विधि बहुत महंगी भी है, कॉस्टली भी है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग जो है ज़्यादातर नहीं करते हैं। केवल जहाँ पर बहुत स्थिर गति की ज़रूरत होती है और अधिक रेंज में गति की हमें ज़रूरत होती है कि कभी भाई 1000 RPM पर चलाना है, कभी 1200 पर ही चलाना है, कभी 1500 पर चलाना है, तो ऐसे रेंज के लिए हम लोग वार्ड लियोनार्ड विधि का प्रयोग करेंगे। और ख़ास करके आपने लिखा कि कोयले की खानों में और रोलिंग मिलों में इसका प्रयोग करते हैं। तो
चलिए आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।